अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा ज़रा जो खारजा अमूर हैं कुछ उनके हवाले से हम चीज़ों को राउंड अप करें, कुछ उनके हवाले से हम बात करें। उसमें वज़ीर आज़म साहब का हाल ही का जो सऊदी अरब का दौरा है, उसके साथ साथ अगर हम अफ़गानिस्तान से अफवाज के इनखला की बात करें, अमरीकी अफवाज के उसके असरात हैं। फिर दीगर मामलात में हम देख रहे हैं कि भारत के साथ गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने जिस तरह से सुना कि कोई शायद बैक चैनल राब्ते, उसके बाद काफ़ी दिनों तक LOC पर भी सीज़ फायर रही गो कि उसके बाद एक अद वाक़या पेश आया। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो मामलात हैं ख़ित्ते में वो किस सिमत में जा रहे हैं, बिलखसूस पाकिस्तान के जो 4 हमसाया ममालिक हैं उनके साथ, और फिर क्या भारत के साथ ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई बेहतरी की बात है। हमने ये भी सुना था कि सऊदी अरब के शायद ताल्लुकात उतने पाकिस्तान के साथ बेहतर नहीं रहे, तो जो हालिया दौरा है इमरान खान साहब का वो उसमें क्या तब्दीली आएगी और दीगर जो मामलात हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम तफसील से इन सारे मामलात के अराउंड प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का मैं तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। जावेद राना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले सर, इस खबरें थीं, इतलात थीं कि शायद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कुछ दूरियां बढ़ने की, फिर कुछ लिया हुआ कर्ज वापस करने की, ये मालूम नहीं कि उनमें कितनी हकीकत थी या नहीं। अब कैसे देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात, कहाँ पर खड़े देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखें, हमारे तो ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ बहुत दरीना है, बहुत गहरे हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये 2 मुल्क हैं, एक मुल्क नहीं है। और मुल्कों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, ये भी बात को ज़्यादा बताने वाली। तो बाद औक़ात ऐसा मौका आ जाता है कि वो बिल्कुल इंटरेस्ट मुंतबिक नहीं होते। जैसे यमन के सिलसिले में हमें इनकार करना पड़ा, कश्मीर के सिलसिले में उनकी तरफ से ले तो लाल से काम हुआ। लेकिन कुछ और चीज़ें आप देखिए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने पहली दफ़ा नहीं कई बार, और अब जब आर्मी चीफ गए तो दोबारा उसका अदा किया है कि हम सऊदी अरब और दोनों जो शहर हैं मक्का और मदीना, उनका हर कीमत पे दिफा करेंगे। आप भाई मुझे बताओ कि कोई और मुल्क दुनिया में ऐसा है, इस्लामी मुल्क बशमूल, जो ये दावा कर सके जो पाकिस्तान ने किया है? तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो ताल्लुकात हैं वो उनकी गहराई और उनकी पुख्तगी कैसी है। इसमें कोई शक नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए कि अगर आपके सब बातें ना मानी जाएँ, और मेरा ख्याल दोनों तरफ ये बात समझ चुके होंगे। जो ये दौरा हुआ है इसमें सोचने की बात यह है कि देखें, सऊदी अरब ने कतर के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक किए हैं, सीरिया के साथ भी उन्होंने बात आगे बढ़ाई है, ईरान के मतलब भी उन्होंने बात की है, और यमन में भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये कि ओवरऑल एक चेंज है उनकी डायरेक्शन में, उनके एटीट्यूड में, और उसमें पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट उभर कर सामने आता है। इसलिए कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान, चीन और सऊदी अरब के दरमियान जो पार्ट प्ले कर सकता है पाकिस्तान, शायद कोई और मुल्क नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको इस तनाज़ुर में देखा जाएगा, अभी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दौरा बहुत अच्छा रहा है। आपने देखा कि बॉडी लैंग्वेज जो थी वह जिस तरीके से पजीराई हुई बहुत अच्छी थी। वो जो सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी है ये बहुत खुश आइंद है। लेकिन ये इसको सिर्फ 2 तरफा या बायलैटरल दौरा ना समझा जाए। मेरा ख्याल है कि इसमें और बातचीत भी हुई होगी जो अगले कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। वो अफगानिस्तान के मुतल्लिक हुई होगी, CPEC के मुतल्लिक हुई होगी, चाइना, अमेरिका ने हो सकता है कोई हमसे मुतालबात उनके थ्रू किए हों, क्योंकि वो भाई हैं, हमें पैगाम पहुंचाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मज़ीद कुछ दिनों में काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। ओवरऑल जो हमने देखा ये दौरा बहुत कामयाब रहा है, और अगर हम इसका तासर देखें, जो दुनिया भी जिस तरीके से इसको देख रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। बड़ा ब्रेक थ्रू है आप समझते हैं, और ताल्लुकात अच्छे हैं। ब्रिगेड साहब, आप भी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, मिसाली हैं, अच्छे हैं? मिसाली हैं या सिर्फ अच्छे हैं? किस तरह से ग्रेड करेंगे आप इस सारी बात? अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो अभी ये नई डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है, नई तो नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तो आपको पता है पाकिस्तान के बनने के बाद से लेके अब तक मुख्तलिफ़ औक़ात में बहुत क्लोज़ रहे हैं। बल्कि सऊदी अरब ने अगर पाकिस्तान
इसकी मुख्तलिफ़ मौक़े पे पाकिस्तान की इकनॉमिकली भी और बाकी अपना जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो होती है वो भी प्रोवाइड किया। तो पाकिस्तान ने भी इसमें पाकिस्तान के लोग भी, पाकिस्तान की हुकूमत भी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी सऊदी अरब के साथ खड़ी रही है। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पार्टिसिपेट किया सऊदी अरब की डेवलपमेंट में और सऊदी अरब ने उसको रिस्पॉन्ड किया। इसके अंदर कोई डिप आई थी तो आपको याद होगा, वो बुनियादी तौर पर डिप थी यमन की, जब जंग सऊदी अरब ने शुरू की थी और उसके ऊपर पाकिस्तान ने जो भी स्टांस लिया था वो एक बड़ा प्रिंसिपल्ड स्टांस था, बहुत एक असूली फ़ैसला था। इसलिए कि पाकिस्तान के उस ज़माने में जो पाकिस्तान आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है, आपको याद होगी, नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान से लेके तमाम एजेंसी से लेके और जब आप बलूचिस्तान तक जाते हैं उसके बाद आपके इंटीरियर अर्बन एरियाज़ में भी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, जो हम टेररिज्म का, दहशतगर्दी की अफरियत हम फेस कर रहे थे, उसके मुकाबले में पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो कुछ फोर्सेस डिटैच करता और फिज़िकली किसी तरह पार्टिसिपेट करता, लेकिन पाकिस्तान ने ये इंश्योर कराया था जो आज भी पाकिस्तान इंश्योर करा रहा है। आपने देखा आर्मी चीफ का जो दौरा हुआ वहाँ पे जो उनकी स्टेटमेंट आई उसमें यही था कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हुए हैं और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे मकामात मुक़द्दस हैं उसके लिए तो उनकी प्रोटेक्शन तो हमारी बेसिक, अगर वो ना भी कहें तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। अब उसमें ये जो चीज़ आई थी और आपने दरमियान में आपने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किए कि जो सऊदी अरब ने जो पैसा दिया था पाकिस्तान को उसको कुछ रिटर्न डिमांड किया, पाकिस्तान ने वापस भी किया। फिर उसकी एक किस्त जो थी वो सऊदी अरब ने लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं लेंगे, हम इसको री रोल कर देते हैं। अब इसकी जो तमाम इस वक्त जो चीज़ें जिन मारूजी हालात में जिनको आप ऑब्टेनिंग एनवायरनमेंट कहते हैं वो ख़ित्ते के, पाकिस्तान सऊदी अरब के, और अगर ख़ित्ते से बाहर जाएँ और इंटरनेशनल लेवल पे, बैनुल-अक़वामी लेवल पे उसको कंपेयर करें तो इसके जो ताने बाने हैं वो अमेरिका से भी जाके मिलेंगे, वो चाइना से भी मिलेंगे, वो रशिया से भी मिलेंगे, क्योंकि एक नई इनिशिएटिव्स हैं जो आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जब से अमेरिका में इलेक्शन हुआ है, ट्रंप गए हैं, बाइडन आए हैं, बाइडन ने ईरान के साथ राह खोली है, न्यूक्लियर जो डील थी वो दोबारा रीअसेस हो रही है। इस साथ सऊदी अरब ने भी एक स्टेटमेंट दी ईरान के हवाले से जो आज तक नहीं दी थी और उसके बाद उनकी जो सोच में तब्दीली नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान ने, अगर आप पिछले ये 5 साल का अहाता, 3-4 साल का अहाता करें तो पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब के साथ क्लोज़ ताल्लुकात पे, पाकिस्तान ने ईरान के साथ क्लोज़ ताल्लुकात पे, पाकिस्तान ने तुर्की के साथ क्लोज़ ताल्लुकात पे, और पाकिस्तान ने इस खित्ते की माशी तरक्की के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस के इनखला के लिए फ़िज़िकल तौर पे बहुत मदद की है, फ़िज़िकल तौर पे उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया है। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिसके ज़रिए सऊदी अरब को भी गालबन मेरा ख्याल में रियलाइजेशन हुई है। हालांकि इसकी एक थ्योरी ये भी आ रही है, पॉइंट आ गया आपका, मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं ज़रा जावेद राना साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। जावेद साहब, आप कैसे देखते हैं? एक तो बड़ी तफसील से जनरल साहब ने, ब्रिगेड साहब ने बता दी सारी बात, पर 2 चीज़ें हैं जिनका एक का तो जिक्र जनरल साहब ने किया भी, जब ये कश्मीर का स्टेटस भारत ने चेंज किया और जो मामलात थे उस पर बहुत सारे पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की एज ए कंट्री भी कुछ ख्वाहिशात थी, शायद उस तरह का रिस्पांस वहाँ से नहीं मिल पाया। एक तो ये बात, और दूसरा इस पे कमेंट कर दें कि जो हाल ही में पॉजिटिव स्टेटमेंट शाह सलमान के ईरान को लेकर, या ईरान के साथ जहाँ जितना एक्सट्रीम पे दोनों ममालिक थे उनकी जानिब से ये पॉजिटिव मूव्स, इनको कैसे देखते हैं आप? और ये क्या एक नई पॉलिसी है, जब एक नया शिफ्ट है पॉलिसी में जो हम देखेंगे सऊदी अरब की? दूसरा सवाल मैं आपका पहले एड्रेस कर दूं। देखें, MBS के अंडर सऊदी अरेबिया अंडर मोहम्मद बिन सलमान बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमें आप देख लें उनका पॉलिसी पैटर्न क्या रहा है गुज़श्ता चंद सालों से। बड़ा इम्पल्सिव पॉलिसी रिएक्शंस रहे हैं कतर के ऊपर, यमन के ऊपर, और अभी कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जब ट्रंप था तो हमें बहुत मजबूर किया जा रहा था कि हम इज़राइल को जो है तस्लीम करें। तो जब भी सऊदी अरब के ऊपर मुश्किल पेश आती है, उनको एहसास होता है कि अब हमारी पुराने वाली पॉलिसी नहीं चल रही, हम नाकाम हो गए हैं, तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। और जो हालिया शिफ्ट आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये बड़ी हार्ड रियलिटीज़ है, हार्ड पॉलिटिक्स है, इसके अंदर ब्रदरली रिलेशन, वो सारी चीज़ें जो हैं ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन देर आर अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि बहुत तल्ख हक़ाइक़ हैं। हमें उन हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब के अंदर इस वक्त जो आम तासर ये दिया जा रहा है कि हम सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं और जो वर्ल्ड लिबरल ऑर्डर था उसको किसी दर्जे में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और सोसाइटी को ओपन अप किया जा रहा है। हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात इस हद तक जा चुके हैं कि अभी सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे
हिंदू मज़हब को बाकायदा पढ़ाया जा रहा है। तो ये कोई शायद जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है मुसलमानों की, पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। अब हुआ क्या है, जो बुनियादी सवाल है, हुआ ये है कि यमन के अंदर बमबारी बहुत हुई है और उसमें हज़ारों लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं, बच्चे हैं, भूख है, अफलास है। सऊदी अरब की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। कतर के ऊपर उन्होंने ब्लॉकेड किया, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। ईरान के ऊपर इसी किस्म की उनकी पॉलिसी थी। ईरान को अब दोबारा न्यूक्लियर डील रिवाइव हो रही है और अमेरिकन अंडर ट्रंप नहीं रहे, इसराइल की वो सपोर्ट नहीं रही जो पहले थी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सऊदी अरब इस वक्त अपने आप को एक आइसोलेटेड फील करता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब हमारी एक मैशियत की बुरे हाल है और हमें हमेशा लोन की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है, तो हमें कोई भी बुलाए हम चले जाते हैं। और बुनियादी सवाल अब देखें, जितने भी मुस्लिम कॉजेज़ हैं, कश्मीर है, फ़लस्तीन है, अगर हम OIC या OIC में शामिल अरब ममालिक की बात करें तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि बात ना की जाए। उसकी वजह यह है कि चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। आज से 2-3 महीने पहले जो हो रहा था, जिस तरह इजराइल को तस्लीम करने पे जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं थे और हमें कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और ऐसी सूरत हाल में जब कश्मीर पे हमारी अपनी पॉलिसी बदल चुकी है, अब देखें, जो बड़ी अहम बात मैं करने वाला हूँ वो ये है, इस वक्त गेम क्या चल रही, गेम ये चल रही है कि अफगानिस्तान से अमेरिका और पूरे नेटो यूरोपियन कंट्रीज पिट गए हैं, वो वापस जा रहे हैं। वो तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात पहले थे, हम छुपाते थे, हमारे कोई ताल्लुकात नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे। अब उन्हीं हम ताल्लुकात को इस्तेमाल करके हमारी इंटरनेशनल रीजन में एक पोजीशन है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका का प्रेशर है, सऊदी अरब हम पे प्रेशर डाल रहा है कि तालिबान से कंसेशंस ली जाएं। सही राना साहब, पॉइंट आ गया, पॉइंट वेल टेकन। एक ब्रेक की जान में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम जो कश्मीर पर आपने अभी जिक्र किया कि हमारी पॉलिसी बदल चुकी है, आया बदली है या नहीं बदली है, और फिर जो हालिया डेवलपमेंट्स रही हैं भारत के साथ, मैं चाहूँगा उन पर हम तीनों मेहमानों का कमेंट लें। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। जन साहब, अब ज़रा मैं थोड़ा सा कश्मीर पर आना चाहूँगा। लोग, अपोजिशन ख़ास तौर पर पाकिस्तान की, उसने भी कहा कि बताएं, बहुत सारे ज़राए से ख़बरें भी चलीं कि कोई मुलाकातें हुई हैं, कुछ चीज़ें तय पाई हैं। फिर हमने देखा अचानक से जो LOC इतनी गर्म रहती थी, हर वक्त की फायरिंग, वहाँ पर हमने देखा कि अचानक से बिल्कुल दोनों तरफ से खामोशी हो गई और कई दिन तक उसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। ये सारी चीज़ें सर किस तरफ इशारा करती हैं? जी देखें, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी ज़ी शऊर शख्स ये नहीं कहेगा कि जी अमन कोई बुरी चीज़ है या अमन की कोशिश नहीं करनी चाहिए या अमन की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर हमारे ज़हन में एक दो बातें और भी होनी चाहिए। एक तो तारीख़ का सबक कि ये जो BJP की हुकूमत है, ये क्या RSS का पॉलिटिकल फेस नहीं है। RSS का जो एजेंडा है, RSS का जो बयानिया है, वो हमें अच्छी तरह मालूम है। जो वो खुद कर रहे हैं अपनी अक़लियतों के साथ भारत के अंदर, और जो वो कश्मीरियों के साथ मकबूजा कश्मीर में कर रहे हैं, वो हमारे सामने है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई मूव चली भी थी, जो कि जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो पाएगी। उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान ने तो इनिशिएटिव ले लिया, लेकिन भारत तो टस से मस नहीं हुआ। पहला कदम जो ज़रूरी है बातचीत शुरू करने के लिए, वो ये है कि कश्मीरियों पर जुल्म और सितम कम अज़ कम एक स्टेप नीचे किया जाए, और वो उसके कोई आसार नज़र नहीं आते। तो मेरा नहीं ख्याल ये इसलिए नहीं चलेगी कि कश्मीरी साथ नहीं है, पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो है उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तो इस किस्म के मामलात, इस किस्म के बड़े मामलात, कश्मीर जैसा मसला जो कि हमारी शहर हक भी है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि वो मसला हमने किस तरीके से हल करना है, तो उस पर ये बैकडोर डिप्लोमेसी काम नहीं करेगी, ये ऐसे बात नहीं चलेगी। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक हिंदुस्तान कश्मीरियों पर जुल्म सितम बंद ना करे, मेरा ख्याल है कि बातचीत करना अब्स है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर ये आप बातचीत कर भी लें बग़ैर कश्मीरियों को अंदर इन्वॉल्व किए, बग़ैर जुल्म सितम ख़त्म किए, बग़ैर वो जैसे 370 और 35A वगैरह जो उन्होंने एब्रोगेट किया उसको वापस लिए, जिसका कोई इम्कान नहीं है, तो वो बातचीत ऐसे ही होगी
और टेम्परेरी मुझे ये लगता है फेज, जो कि अमेरिका के कहने पे शायद हुआ है, क्योंकि उनको अफगानिस्तान में हमारी ज़रूरत है, इसलिए वो उन्होंने भारत को कहा होगा कि थोड़ी देर के लिए ज़रा मान लो, ठहर जाओ, कुछ अरसे के बाद वहीं पर धाक के दो पात हम वापस उधर ही जीरो पर खड़े होंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देखते हैं, और क्या यकीनन आप बाखबर हैं, कोई ऐसी बात है वाकई, क्योंकि हुकूमत तो बिल्कुल डिनाई करती है कि जी नहीं ऐसी कोई राब्ते नहीं हुए हमारे, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं सारे के सारे, ये क्या हमें इशारा देते हैं? अरसान, एक बात तो हमें याद रखनी चाहिए, जो वो कहते हैं ना, जो राइडर क्लास के तौर पे बेसिक क्लॉज के, तो वो ये है कि पाकिस्तान बात कर ले, इंडिया बात कर ले, इंडिया पाकिस्तान बात कर ले, अमेरिका बात करा दे, कोई दरमियान में पार्टी आ जाए, कश्मीर की स्ट्रगल रुकेगी नहीं, क्योंकि कश्मीर की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो तहरीक है, जो जद्दोजहद आज़ादी है, वो किसी के कहने पे नहीं चल रही। शायद माजी में किसी ने कहा हो, लेकिन अब तो दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि ये जो खुद राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो तहरीक है, ये इंडिजीनियस है, कश्मीर के अंदर से उठी है, तो ये आवाज़ दबेगी नहीं। इस आवाज़ को दबाने के लिए अभी भी 150 वेंटिलेटर अगर कश्मीर से उठा के इंडिया ने, भारत ने जो है मेन दिल्ली में या कलकत्ता में भेज दिया और कश्मीरियों को मरने के लिए छोड़ दिया, तो वो भारत के मुंह पे तमाचा है, और ये तमाचा उनको लगता रहेगा, ये चोट उनको लगती रहेगी। कश्मीरी चुप रहने वाले नहीं हैं। जहाँ तक बात है बैकडोर डिप्लोमेसी की, या जो खबरें आ रही है जिस पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कोई या इंडिया के इंटेलिजेंस के अदारों के हेड ने मिल के बातचीत की है, उस बातचीत जो हुई होगी वो कश्मीर की किसी रेजोल्यूशन पे नहीं हुई होगी। भारत एग्रेसर है बुनियादी तौर पे। जिस तरह अभी आपने जावेद साहब ने कहा कि सऊदी अरब के अंदर के हालात देखिए क्या उनको प्रेशर आ रहा है, भारत के अंदर के हालात देखिए उनको क्या प्रेशर आ रहा है। वहाँ पे सिख किधर खड़े हुए हैं, वहाँ पे किसान मूवमेंट किधर है, 4 लाख उनके बंदे रोज़ाना 4-4 हज़ार बंदा सड़कों पे मर रहा है इंडिया में कोरोना की वजह से। आज टाइम्स मैगज़ीन की जो बेसिक फ्रंट पेज पे जो नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर छपी है, उस पर उसने लिखा है सुपर स्प्रेडर, यानी ये वो शख्स है जो अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए इंडिया में कोरोना से लोगों को मार रहा है। उन्होंने कहा जालिम है, ही इज़ लाइक अ डिक्टेटर। ये इसको ख्याल ही नहीं है, अगर अंदर का आर्टिकल आप उठा के पढ़े, ये वो कंपल्शन है जिसमें उन्होंने बातचीत का गुच्छा देने की कोशिश की है कि जी चले हम भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग नहीं करते और कोई बातचीत करते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने इनिशिएटिव दिया। लेकिन जिस तरह जन साहब ने कहा, ये बेल कभी मुंडे नहीं चाहिए, कभी इससे पहले भी मुज़ाकरात हुए, तो क्या तारीख में पहले मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं? और जहाँ सब आप बात करते हैं पाकिस्तान के गवर्नमेंट के स्टांस की और कश्मीर पे, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो तो वही रहा है जो माजी में चला आ रहा है। कहाँ किसने कहा है कि जी कश्मीर का 375 ठीक है या 35A ठीक है? अब इसके ऊपर जो आप डिप्लोमेटिकली जो चीज़ों को लेके चल सकते हैं, वो तो मुख्तलिफ जगहों पर आप जाके इस मुकदमे को उठा सकते हैं ना। उससे अगर आप विड्रॉ कर लें और ये कह दें कि जी इंडिया जो बैठा हुआ है वहाँ बैठा है, फिर है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टांस चेंज हो गया है या पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो वो है, हमने कोशिश तो की है, अब शॉर्ट ऑफ वॉर कोशिशें हो रही हैं। अगर शॉर्ट ऑफ वॉर कोशिशें होंगी तो वो डिप्लोमेटिकली होंगी, वो आप वहाँ पे जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक है उसको सपोर्ट करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे आप इस मामले को उठाएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर जो उनको रियलाइज कराएंगे। राइटली सेड ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं ज़रा जावेद राना साहब की जानिब बढ़ूंगा। राना साहब, आपने ही बात की थी कि पॉलिसी हमारी इंडिया कश्मीर पर चेंज हो गई है, ज़रा एलेबोरेट अब कर दें किस तरह से चेंज हो गई है और आपके कहने की वजह क्या थी? मेरा ख्याल ये है कि हमारे अंदर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट में, हमारी हुकूमत में, वो शायद इस ख्याल के ज़्यादा करीब हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबा बना के इस मामले को ख़त्म करें। एक उसकी वजह शायद ये भी है कि जो स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग हम किसी भी सूरत हाल में कश्मीर का कोई ऐसा सोल्यूशन हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान ख़ास तौर पे वो इंडिपेंडेंट हो जाए या इवन कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर कश्मीर खुदा न खास्ता सॉवरेन भी होता है तो आप ये देखेंगे आपके बॉर्डर्स मरी पे आ जाते हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन के फॉर्मेट्स हैं वो बड़े पुराने हैं। वो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो फार्मूला तय हुआ था कि 20 साल के लिए इसको एक इंटरनल सॉवरेनिटी दे दें, उसके बाद इसको एक सॉवरेन बना दें, इंडिपेंडेंट बना दें, ये सारी बातें करने की हैं। मेरा ख्याल ये है कि इन आइडियाज़ को दोबारा जो है खोला जा रहा है
और मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग ये समझते हैं कि वो कश्मीर पे कंप्रोमाइज़ करेंगे वो कोई पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को डिसर्व कर रहे हैं। देखिए इंटरनल थिंकिंग एक रिफ्लेक्ट भी हुई है कि हमने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड जो है दोबारा शुरू करने की बात की, और जब थोड़ा सा शोर मचा तो फिर कहा कि कैबिनेट ने कहा नहीं हम अभी नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर एक इंथ्यूजिज्म है कि हम किसी तरह इस मामले को हल कर लें। बात यह है कि हिंदुस्तान इस मामले को इसलिए सऊदी अरब के जरिए, अमेरिका के जरिए हम पे प्रेशर डाल रहा है क्योंकि चाइना ने उनको गले से पकड़ा हुआ है, और अब उनकी ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है कि आप एक वक्त में हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए आपको पाकिस्तान चाइना को हैंडल करना है तो पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान का जो आना है ये तो इट इज़ अ फोरगॉन कंक्लूजन, वो तो आ रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए अमेरिका और हिंदुस्तान ये चाह रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान को मैनेज किया जाए। हमें मैनेज किया जा रहा है, हमें कश्मीर जो है हमारे सॉल्व करने वाला, आप इसके बारे में बिल्कुल भूल जाएं। और मैं बहुत इस बारे में हैरान होता हूं कि हम अपनी तारीख से कुछ ज़्यादा अर्सा पुरानी नहीं है, 10 साल 20 साल पुरानी तारीख देख लें। मुशर्रफ को क्या कहा गया कि कश्मीर आपका सॉल्व कर देंगे, आप अफगानिस्तान पे हमें सपोर्ट करें, क्या बना? आज तक सॉल्व हुआ? ये कभी नहीं होगा। हम आई थिंक जो हमें सूट करता हुआ ये है कि इस मौजूदा सूरत हाल में, चूंकि हम जंग में नहीं चाहते, तो स्टेटस को मेंटेन किया जाए। और हिंदुस्तान आहिस्ता आहिस्ता, मैं समझता हूं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इंटरनली बहुत कमज़ोर होगा, और ये जब इतना कमज़ोर हो जाएगा तो कश्मीर से उनको जान छुड़ाना पड़ेगी। हमें अल्लाह के अलावा कोई हल जो है काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। स्ट्रेटेजिकली ये हमें सूट नहीं करता। अगर कश्मीर इंडिपेंडेंट भी बना लेते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये वो इलाका होगा जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ साजिशें होंगी, और हिंदुस्तान को ये रास्ता दिया जाएगा अफगानिस्तान जाने का, जो उनका पुराना ख्वाब है। बिल्कुल सही सर, पॉइंट आ गया। मैं ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम अफ़गान अमन अमल पर ज़रा कुछ राय लेंगे तीनों मेहमानों की, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। जल साहब, थोड़ी सी बात अब कर लेते हैं अफ़गान मामले पर। कैसे देखते हैं उसे आप, इनखला और फिर बाद का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए क्या कंसर्न्स हैं इस सब में? जी, मेरा ख्याल है जो सबसे पहला स्टेप है अफ़गानिस्तान में अमन के इम्कान का, वो है बैरूनी फ़ौजों का वहाँ से चले जाना। उसके बगैर ना इम्कान था ना इम्कान हो सकता था, तो वो पहला स्टेप तो हो रहा है। मेरा ये अपना जल साहब, लोग ये सवाल करते हैं ना कि आया इस तरह से मुकम्मल तौर पर फौजें चली जाएंगी इतने अरसे? मैं आपको बताता हूँ, मेरा अंदाजा है, और ये आप नोट कर लीजिए कि ये 11 सितंबर से बहुत पहले चले जाएंगे मुकम्मल तौर पर। सर जी, जुलाई के एंड तक, अगस्त तक ये चले जाएंगे और मुकम्मल तौर पर चले जाएंगे। क्योंकि इस बात का इम्कान नहीं होता मेरे भाई कि जब 100 बंदा एक काम ना कर सके तो आप पीछे 3 को छोड़ दें कि जी तुम ये हमारा काम करो, तो ये तो नहीं हो सकता। अलबत्ता वो और यहाँ काम करके जा रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। वो यहाँ पर कंट्रैक्टर्स को छोड़ के जा रहे हैं, वो यहाँ पर दाइश को छोड़ के जा रहे हैं, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, वो अशरफ गनी को छोड़ के जा रहे हैं। ये सारे वो हैं जो कि अमन नहीं चाहते, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये लोग अमन नहीं चाहते, क्योंकि अमन ना हो तो इनके लोशे हैं, इनकी याशी है। तो अमेरिका अगर चला जाए और वाकई पीछे को ना देखे तो फिर तो अमन हो जाएगा। लेकिन अमेरिका के तेवर ऐसे नहीं लगते। वो मेरा ख्याल चाह रहे हैं कि अपना इन्फ्लुएंस रखें हिंदुस्तान के थ्रू, अशरफ गनी की हुकूमत के थ्रू, और शायद हमें कह रहे होंगे कि जी बेर अरब में जो हमारे बेड़े हैं उनके ऊपर से जहाज जब उड़े तो आप हमें एयर कॉरिडोर या इस किस्म की कोई चीज़ दे दें, देखते हैं कि हम क्या फैसला करते हैं। तो वो जो लोग ये समझते हैं कि अमेरिका के जाने के बाद यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाएगा, वो उल्टी मंतक पेश कर रहे हैं। अमेरिका के जाने के बाद ही तो अमन के इम्कानात पैदा होंगे। हाँ, एक छोटी सी खाना जंगी होगी, वो इसलिए कि अशरफ गनी जिद कर रहा है, उसकी जिद को तोड़ दिया जाएगा। ये जो अफगान तालिबान है, अगर उन्होंने 2.5 लाख 3 लाख बैरूनी फौजों को निकाल बाहर किया तो अशरफ गनी किस बात की मूली है, और बहुत सारे इनके लोग जो है ना वो इनको ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद एक ग्रैंड जिरगा होगा, क्योंकि ये अफगान तालिबान बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला से भी बात कर रहे हैं, इंजीनियर हिकमत यार से भी बात कर रहे हैं, ये अहमद शाह मसूद के बेटे से भी बात कर रहे हैं, हजारा से, उज़्बेक से, सबके साथ बात कर रहे हैं। रूस में 3-4 ये हो चुकी हैं। एक्चुअली ये पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रूस, इनकी मदद से अमन आएगा।
और ये जो हमें बार बार डराया जा रहा है कि जी यहाँ पर वो पहले जैसा माहौल हो जाएगा, ये सब डरावा है, ऐसा कुछ नहीं होने का। अगर हुआ तो बहुत मामूली होगा। बिल्कुल सही। ब्रिगेड साहब क्विकली सर आप भी अपनी राय दे दें कि क्या खतरात हैं, नहीं हैं, और जिस तरह से जनरल साहब ने कहा उसी बात से क्या आप इत्तेफाक करते हैं? वक्त महदूद है सर मेरे पास। रिपोर्ट को कोट करूंगा। तो सिगार ने जो रिपोर्ट पेश की थी, जो अमेरिकन का अपना इंस्टीट्यूट है, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि कोई 71% इलाके पे इस वक्त भी तालिबान का कब्जा है। और उससे पहले जब ये जंग पीक के ऊपर थी, उस वक्त वेस्टर्न जर्नलिस्ट कहते थे कि रात को जो नाइट इन अफगानिस्तान ऑलवेज बिलोंग टू तालिबान, तो लोग कोई रात को सफ़र नहीं करता था। तो इसका मतलब है कि तालिबान का होल्ड अगर 71% के इलाके पे है, तो 30% वो इलाका है जिसमें से 15% काबुल आ जाए, 15% वहाँ पे वॉरलॉर्ड्स और स्मगलर्स हैं उनके कंट्रोल में। अब 15% की रेजिस्टेंस तो आपको नज़र आ रही है जो अब्दुल्ला की और अशरफ गनी की है। वो टाउट हैं अमेरिका के और इंडिया के, और वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए। तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम रहेगी। इमीडिएटली अगर फोर्सेस निकलेंगी तो वहाँ पे बैकलैश तो आएगा। वो बैकलैश किस एक्सटेंट का होगा? वो बैकलैश जो है वो आपके जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ तक वो रेस्ट्रिक्ट रहेगा। लेकिन तालिबान चूँकि आउटरीच कर रहे हैं, दाइश तालिबान के लिए कोई थ्रेट नहीं है, इसलिए कि दाइश की और तालिबान की जो थिंकिंग है आपस में मिलती है। और तालिबान मेरी नज़र में कभी दाइश को वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। जैसे कि बड़े अरसे से खबरें आ रही है कि कुन्नड़ में दाइश आई है, और कुन्नड़ में जब वो वहाँ पे उन्होंने होल्ड लेने की कोशिश की तो वहाँ तालिबान ने उनके ख़िलाफ़ बहुत इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस की। और उसके बाद आपने देखा वहाँ पे पाकिस्तान का जो वो ट्रक ड्राइवर वहाँ पे बैठा हुआ था, तालिबान पाकिस्तानी तालिबान का, वक्त कम है, मैं ज़रा अब राना साहब की भी राय ले लूँ। राना साहब आप कैसे सम अप करेंगे सर इस मामले को, और आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि चूंकि अमेरिकन पिट गए हैं और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है उनके लिए कि उन तालिबान के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से 42 मुल्क जो है वो जंग ये हार चुके हैं। और अब जो आने वाली सूरत हाल है उसमें अब देखेंगे कि हमारे लिए हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। हिंदुस्तान का जो फुट होल्ड है अफगानिस्तान से वो जाता रहेगा। और हमें देखना ये है कि चूँकि तालिबान तो वापस आ रहे हैं वहाँ पे, उसके हमारे ऊपर क्या असरात होंगे। जब वो इक़्तिदार में थे तो हमारा जो पूरा ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ के लोग वहाँ से जाके इंसाफ लेने के लिए जाते थे, उनकी अपनी अदालतें थीं, एक हफ्ते में वो इंसाफ हो जाता था। इस मुल्क में लोगों को 100 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिलता, और बाकायदा एक केस में 100 साल के बाद इंसाफ मिला है। तो हमें सोचना होगा कि हमारा अदालती निज़ाम जब इस किस्म का चल रहा हो तो लोग देखेंगे कि तालिबान का जो निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम है, वो लेकिन अब तो सर फेंसिंग और बॉर्डर कंट्रोल और ये सारी चीज़ें कि अब भी उसी तरह फ्रीक्वेंटली आना जाना रहेगा। पहले तो सुबह जाके शाम को वापस आ जाते थे ना। मेरा ख्याल ये है कि आप चूंकि इस वक्त हमारे हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है, उस वक्त जब अगर तालिबान वापस आ जाते हैं तो सिक्योरिटी थ्रेट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो मूवमेंट्स हैं दोनों तरफ से वो दोबारा बहाल हो जाएंगी। तो हमें वी नीड टू सी अ बिगर पिक्चर, और उस बिगर पिक्चर के अंदर हमें अपने जुडिशल सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है एक रिवाज चल पड़ेगा, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अगर तालिबान वहाँ पे जस्टिस सिस्टम जो है सेटअप कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने पहले किया था, तो इस किस्म का पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हो सकता। ये बात हमारे हुक्मरानों को सोचने की है। अवाम जो है अपने जो हमारा एक इंसाफ के अदारों से और पुलिस के निज़ाम से बहुत ज़्यादा तंग है। और जितनी बातें ब्रिगेडियर साहब ने की, जनरल साहब ने की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो पॉलिटिक्स का जो पूरे का पूरा फोकस है वो अफगानिस्तान होगा। और लोग देख रहे हैं कि तालिबान नया निज़ाम किस तरह चलाएंगे। और सबसे बड़ा जो मसला वहाँ पे है वो अमन का है। वो जिस तरह पहले था मेरा ख्याल है कि वो अमन कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। और सिविल वार मेरा ख्याल है कुछ अरसे के लिए होगी, लेकिन चूंकि तालिबान का कंट्रोल ज़्यादातर इलाके में है, वो मेरा ख्याल इसको मैनेज कर लेंगे। जिस तरह से जनरल साहब ने भी यही बात कही। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।